नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान और जीव विज्ञान में पढ़ रहे हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, यानी कि मानव के विकास में सूक्ष्म जीव किस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके पूर्व हमने 2 वीडियो बना दिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हाँ, अब नया प्रयोग किया है कि अब हमने अध्याय का नाम डालना बंद कर दिया है या लेसन का नाम डालना बंद कर दिया है, क्योंकि लेसन से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जा रहे थे कि सर ये टॉपिक तो हमारे इस लेसन में है ही नहीं। जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, इन सारे बोर्डों में एनसीईआरटी पैटर्न ही चल रहा है और सीबीएसई में भी वही चल रहा है। तो जिस जगह जिन राज्यों में अलग अलग अपने बोर्ड हैं, वो अपने बोर्ड के हिसाब से उन्होंने सिलेबस को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है। सिलेबस वही है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, बस केवल पाठ के नाम या तो थोड़े से चेंज कर दिए हैं या उन पाठों को ऊपर नीचे कर दिया गया है। जो पाठ यहां 10वें नंबर पे आएगा वहां 15वें नंबर पर आएगा, वहां 15वें नंबर पर आएगा तो वहां 4थे नंबर पर आएगा। तो यहां आपको उससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने टॉपिक के हिसाब से पढ़िए। तो आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। अब मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका में पहले हमने देखा कि घरेलू जो प्रयोग है उसमें सूक्ष्म जीव किस तरीके से कार्य करते हैं। फिर हमने देखा कि उद्योगों में किस तरीके से सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। अब ये सारी चीजें हमने देख ली, लेकिन अब आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हैं, सबसे ज्वलंत समस्या पर हैं। ये क्या, कौन सी समस्या है? प्रदूषण की समस्या। अब आप कहेंगे प्रदूषण की समस्या कहां से आ गई? हाँ, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रदूषण से संबंधित है और मुख्यतः जल प्रदूषण से संबंधित है। इस जल प्रदूषण से अपने देश को बचाने के लिए, अपने देशवासियों को बचाने के लिए और संपूर्ण विश्व को इस जल प्रदूषण से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ चीजें खोज की, कुछ उपाय बताए जिसके माध्यम से ये जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। क्या है ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लान? पहले क्या होता था, भारत में ही देख लीजिए कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अधिकतर नहीं थे, या जो भी सीवेज होता था उसे बड़ी बड़ी नदियों में सीधे डाल दिया जाता था। क्योंकि वो सीवेज कम होता था, इसलिए वो नदियां उसको पचाने में या उसको उपयोग करके उसको साफ कर लेती थी। लेकिन आज जनसंख्या की अधिकता के कारण वो सीवेज अगर सीधा का सीधा नदियों में चला जाता है तो नदियां बहुत ही प्रदूषित हो गई हैं, बहुत ही गंदी हो गई हैं, जिनका पानी ना स्नान के लायक है ना पीने के लायक है, और कहीं कहीं तो इतना गंदा हो गया है कि वो सिंचाई के लायक भी नहीं बचा हुआ है। ऐसी नदियों में सबसे प्रमुख है गंगा और यमुना। गंगा सफाई के लिए गंगा सफाई अभियान और यमुना सफाई अभियान बहुत तेजी से देश में चलाया जा रहा है। इसके लिए एक अलग मंत्रालय ही गठित कर दिया गया है। उस अलग मंत्रालय के तहत ही, तो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। और इस इंपॉर्टेंट चीज को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, इसको आज हम लोग जान लेते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और वो भी सीवेज का जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है वो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से कैसे चलता है, उसको कैसे संचालित किया जाता है, उसको कैसे जलाया जाता है, इसको हम लोग पूरी तरीके से आज समझेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है उसमें वो 2 तरीके से कार्य करता है।
कैसे कार्य करता है? वो दो तरीके से कार्य करता है। सबसे पहले तो क्या होता है, उसका प्राथमिक उपचार होता है। जो सीवेज आता है, जब वो ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचता है वो सीवेज, तो वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे पहले उसका क्या होता है, प्राथमिक उपचार होता है या प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े फिल्टर लगे होते हैं, फिल्ट्रेशन होता है वहां पर, और उस सीवेज में जो बड़ा बड़ा कचरा कूड़ा करकट होता है उसको अलग कर दिया जाता है। उस सीवेज से उस कूड़ा करकट को हटा दिया जाता है, क्योंकि ये कूड़ा करकट अगर उसमें बना रहेगा और ऐसे ही उस सीवेज को अगर किसी नदी में, किसी तालाब में या कहीं अन्य जगह पर प्रवाहित कर दिया जाएगा तो वहां का संपूर्ण जल प्रदूषित हो जाएगा। और वो जल, आज माना जाता है जल ही जीवन है, यानी कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो अगर हम बहुत बड़ी मात्रा में अपने सीवेज को नदियों में डालते रहेंगे तो वो नदियों का जल हमारे उपयोग के लायक नहीं बचेगा, और यदि वो उपयोग के लायक नहीं बचेगा तो निश्चित तौर से हमें जीवन में बहुत कठिनाइयां आएंगी। जैसे आप देख लीजिए, बड़े शहरों के आसपास कुछ ऐसे नाले होते हैं जिनमें सीवेज और गंदी नालियां उनमें जुड़ती हैं। तो उन गंदी नालियों से जो नाला बनता है, उस नाले से कुछ किसान अपने खेतों में सिंचाई कर लेते हैं, जिसमें वो सब्जियां उगाते हैं। उन सब्जियों में उस गंदे पानी से कई प्रकार के जीवाणु, कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, जो मानव के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, जिनसे कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। उन रोगों से मानव को बचाने के लिए, तो देखिए इस टॉपिक का नाम ही है कि मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीवों का महत्व या भूमिका क्या है, तो उसी को हम लोग समझने जा रहे हैं। जब इस सीवेज को हम वैसे ही डाल देते हैं तो इसके जो खतरनाक या हानिकारक जीवाणु कीटाणु हैं वो हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। इसलिए अब क्या सोचा जा रहा है, इस सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाए, यानी कि सीवेज को इस लायक बना जाए कि उसमें कम से कम अशुद्धियां रह जाएं या न्यून हो जाएं अशुद्धियां, या वो पूरे तरीके से शुद्ध हो जाए। उसके पश्चात ही उस जल को सामान्य जल में प्रवाहित किया जाए। इसी टॉपिक को लेकर कई बार हमने देखा, बहुत सारे विद्वान कहते हैं ये आसानी से समझ में नहीं आएगा। हम तो कहते हैं ये सबसे आसान टॉपिक है और बड़ी तेजी से आपको समझ में आएगा। इसमें आपको ना समझ में आए ऐसी कोई चीज है ही नहीं। जो सीवेज प्लांट प्रत्येक नगर का, प्रत्येक शहर में एक सीवेज व्यवस्था होती है, उसी सीवेज में सारा का सारा मल जाता है। प्रत्येक घर से मल सीवेज में जाता है, और जब वो सीवेज घूमकर शहर समाप्त हो जाता है तो उस सीवेज को एक जगह निकाला जाता है। जैसे कानपुर में तो सीधे गंगा नदी में ही प्रवाहित कर दिया जाता है, अन्य जगहों पर भी ऐसा ही होता है। दिल्ली में यमुना नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली के बाद यमुना मथुरा और मथुरा के आसपास उसमें ना तो पानी पीने लायक है, ना हाथ डालने लायक है। इतनी सारी बीमारियां कर देता है, वो हाथ में इन्फेक्शन कर देता है, त्वचा में इन्फेक्शन कर देता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो इस ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से उस जल को सुधारा जाता है, उसकी स्थितियां बदली जाती हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कि कैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले हमने बताया कि प्राथमिक उपचार यानी कि प्राथमिक ट्रीटमेंट, जैसे ही वो सीवेज उस ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचता है, सबसे पहले उसका जो प्राथमिक ट्रीटमेंट है वो किया जाता है, यानी कि उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। और उसमें जो बड़ा बड़ा कूड़ा करकट होता है, जैसे जैसे बोतल है, छोटी छोटी पन्नियां हैं,
जो ऐसी कि जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनका पाचन नहीं किया जा सकता है, जिनका अपक्षय नहीं किया जा सकता है, जिनका विघटन नहीं किया जा सकता है, उनको हम क्या करते हैं, सीधे बाहर निकाल लेते हैं। और ये चीजें जब सीधे बाहर निकल जाती हैं तब उनमें जो अवशिष्ट बचता है, उस अवशिष्ट को हम क्या करते हैं, उस अवशिष्ट को हम द्वितीय उपचार के लिए या सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, इसको कहते हैं जैव विज्ञानी उपचार। जैव विज्ञानी उपचार के लिए एक बड़े से टैंक में भेज देते हैं। ये बड़े से जो टैंक में भेजा जाता है, इस टैंक में होता क्या है कि इस टैंक में उसको तेजी से घुमाया जाता है और घुमाने के फलस्वरूप उसमें हवा डाली जाती है, उसमें हवा भरी जाती है। इस सीवेज के साथ हवा भरी जाती है। अब देख लीजिए हवा क्यों भरी जा रही है। हवा इसलिए भरी जा रही है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है। जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसमें उपस्थित जो जीवाणु हैं वो क्या हैं, उसमें उपस्थित जो जीवाणु हैं वो जीवाणु अपनी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, बहुत तेजी से अपने आप को बढ़ाते हैं। और इस बढ़ी हुई संख्या को, जीवाणु की जो ये बढ़ी हुई संख्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको पूर्णक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, पूर्णक। यानी कि बहुत सारे वो जीवों की संख्या जो बढ़ गई है, अब उस सीवेज का वो ट्रीटमेंट करेगी। कैसे ट्रीटमेंट करेगी, इसको हम लोग देख लेते हैं कि अब इस सीवेज में जो कार्बनिक पदार्थ रहते हैं, क्या रहते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ रहते हैं, उन कार्बनिक पदार्थों को ये जीवाणु अपघटित कर देते हैं, या इन जीवाणु से क्या होता है, उनका पाचन कर लिया जाता है। जब उनका पाचन कर लिया जाता है तब यहां पर चेक किया जाता है उसको। कैसे चेक किया जाता है, उस जल में बीओडी की मात्रा देखी जाती है। जब बीओडी की मात्रा कम हो जाती है तब उस जल को आगे बढ़ाया जाता है, ट्रीटमेंट प्लांट के तीसरे भाग में भेजा जाता है। तो यहां एक नया शब्द आया है, बीओडी। बीओडी को समझ लेते हैं कि बीओडी है क्या। बीओडी को कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती है तब ये माना जाता है कि उसमें गंदगी ज्यादा है, क्योंकि उस गंदगी को साफ करने के लिए जीवाणुओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अभी ये क्या है, सीवेज बहुत गंदा है। इस सीवेज को जब वो जीवाणु ऑक्सीजन लेके अपने आप को बढ़ाते हैं, उस रूप में उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णक कहते हैं। पूर्णक के रूप में आके उन कार्बनिक पदार्थों को वो पचा देते हैं। वो कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, वो बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन कर दिया जाता है। अब इसकी बीओडी चेक की जाती है और जब बीओडी कम होती है, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है, यानी कि उस गंदगी को अपघटित कर दिया गया है। अब जीवाणु अपनी संख्या बढ़ा नहीं रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। जब बढ़ा रहे थे तभी उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा हो रही थी। अब उनको उतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने क्या किया है, उस सीवेज का अपघटन कर लिया है, उसको तोड़ लिया है या उसका पाचन कर लिया है। इस पाचन के पश्चात फिर क्या होता है, फिर एक तीसरा ट्रीटमेंट होता है। इसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत ही रखा जाता है। उसको क्या कहते हैं कि इसके पश्चात सीवेज का डिसइंफेक्शन के लिए अगले टैंक में भेज दिया जाता है।
अब डिसइंफेक्शन क्या है? डिसइंफेक्शन वही है कि ये जो जीवाणु बहुत सारे पैदा हो गए, तो ये जीवाणु, कवक बहुत सारे अभी उस जल में मौजूद हैं। अगर इन जीवाणुओं के साथ, इन कवकों के साथ इसको साफ जल में प्रवाहित कर दिया जाएगा तो वो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होगा। इसलिए उसको अब क्या किया जा रहा है, वो तीसरे टैंक में उसको भेजा जा रहा है। और तीसरे जो टैंक में भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर। इस टैंक में जब भेजा जा रहा है, उस टैंक को नाम क्या दिया जा रहा है? एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर कहते हैं इसमें। अब इसमें होता क्या है? इसमें अवायवीय रूप से कार्य करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जो इन वायवीय सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं। अब आप समझिए, यहां दो शब्द आए, अवायवीय और वायवीय। अवायवीय जीव वो जीव थे जिन्हें बीओडी की आवश्यकता थी, जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, और उन्होंने ऑक्सीजन लेके अपने आप को बढ़ाया। ठीक है, उनको क्या कहेंगे हम? वो हैं कौन से? वो वायवीय सूक्ष्म जीव हैं। वायवीय सूक्ष्म जीवों को अपना विस्तार करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इस एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर टैंक में होता क्या है? इसमें अवायवीय जीव पाए जाते हैं, इनको बाहर से ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपसे पूछ लिया जाता है कहां वायवीय जीव हैं, कहां अवायवीय सूक्ष्म जीव हैं। तो यहां क्या हो रहा है? इसमें अवायवीय सूक्ष्म जीव से कार्य करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, और अवायवीय रूप से जो कार्य कर रहे हैं वो क्या करते हैं? जो जीव वायवीय रूप से अभी बढ़ गए थे, जिनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी, क्यों? पहले हमने उनकी संख्या बढ़ाई काम करवाने के लिए, तो उन्होंने काम क्या किया? उन कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर दिया, उनको पचा दिया। अब ये क्या कर रहे हैं? अवायवीय जो सूक्ष्म जीव हैं उन वायवीय सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं। जब ये मर जाते हैं तब वहां पर क्या होता है? इन जीवों के मरने से या इनके अपघटन होने से, ये भी तो अपघटित होते हैं, तो इनके अपघटन होने से कुछ गैसें यहां पर मुक्त होती हैं। वो कौन सी गैसें होती हैं? वो होती हैं मीथेन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, CO2 है। और ये गैसें क्या होती हैं? इसमें जो मीथेन गैस होती है ये ज्वलनशील होती है। ये मीथेन गैस क्या होती है? ज्वलनशील होती है। और इस ज्वलनशील गैस का प्रयोग हम किसके लिए कर सकते हैं? ऊर्जा के लिए कर सकते हैं। हम इसको प्रयोग कहां होता है? बायोगैस में होता है। अभी आइए बायोगैस में जब आएंगे तब विस्तार से इसको समझाएंगे, लेकिन यहां आप सीधा सा देख लीजिए कि एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर टैंक में इनका क्या होता है? पाचन हो जाता है या इनका अपघटन हो जाता है। किनका अपघटन हो जाता है? वो सूक्ष्म जीव जो वायवीय सूक्ष्म जीव हैं, जिनको बढ़ाया गया था पहले टैंक में। क्यों? क्योंकि उनको कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करना था। अब उनका काम समाप्त हो गया है। जब उनका काम समाप्त हो गया है तब हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरे जीवों को, दूसरे सूक्ष्म जीवों के द्वारा इन जीवों का अपघटन करवा दे रहे हैं या उनको मार दे रहे हैं। इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है? कुछ गैसें उत्पन्न हो रही हैं। पहले जब हमें पता नहीं था, जब पता नहीं था तब हम क्या कर रहे थे? अपने सीवेज को सीधा नदी में डाल दे रहे थे। अब क्या कर रहे हैं? हम उस सीवेज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जल में प्रदूषण को कम करने के लिए। और उस ट्रीटमेंट से करने में हमें कुछ मुद्रा लगानी पड़ रही है, कुछ अपना श्रम वेस्ट करना पड़ रहा है, श्रम लगाना पड़ रहा है। तो इस श्रम के अंतर्गत हमें क्या मिल रहा है? हमें कुछ ऊर्जा भी प्राप्त हो रही है। जैसे भारत जैसे विकासशील देश में ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है, तो इस ऊर्जा को भी हम प्रयोग करके अपने देश के विकास में लगा सकते हैं।
तो सामान्य तौर पर तो हम देखते हैं कि सामान्य मानव वो होते हैं जो कार्य किए जाते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता इस कार्य करने से होता क्या है। लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं, जो विज्ञान पढ़े हुए लोग होते हैं, विज्ञान के स्टूडेंट होते हैं, उनको पता होता है कि अगर हम ये कार्य करेंगे तो इसका ये परिणाम होगा, ये परिणाम होगा, तो उसे हम आगे कैसे प्रयोग करेंगे। तो हमें पता है कि जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारा पानी तो साफ होगा ही, सीवेज का पानी तो साफ होगा ही, वो गार्बेज तो साफ होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी। जब ऊर्जा उत्पन्न होगी तो उस ऊर्जा का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं। उसका प्रयोग हम घर में गैस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, हम बायोगैस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम अपने ऊर्जा के संसाधनों पर अपनी जो अत्यधिक आश्रितता है उसको कम कर सकते हैं, ऊर्जा के संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। तो यही है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत ही आवश्यक है और आपको पढ़ने की बहुत ही आवश्यकता है। इसमें जैसा हमने आपको बताया था, इसमें गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान इसी ट्रीटमेंट सीवेज प्लांट पर आधारित है। ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसमें होता क्या है कि सीवेज के साथ साथ कई औद्योगिक इकाइयां भी इन नदियों के किनारे पर लगी हुई हैं, उनके भी सीवेज का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसलिए लाखों करोड़ रुपए लगाकर शहर दर शहर इन ट्रीटमेंट प्लांट को लगाया जा रहा है, उनसे विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है और नदियों को साफ करने की कोशिश की जा रही है। इसमें बहुत हद तक गंगा की में सफाई दिखने लग गई है, लेकिन फिर भी अभी बहुत काम बाकी है। यमुना में अभी इसमें ज्यादा काम नहीं हुआ है। दिल्ली के बाद तो यमुना का पानी छूने के लायक भी नहीं है, लेकिन उसके किनारे रह रहे लोग उसका प्रयोग करते हैं और बहुत सारी बीमारियां उनके उसमें आती हैं। यहां उन बीमारियों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होता चला जाएगा। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के द्वारा जीएपी तथा वाईएपी एक्शन प्लान लागू किया जा चुका है। इसमें करना क्या है इनको, इसमें मुख्यतः बाहिर मल का उपचार पर ही विचार किया जा रहा है, यानी कि बहने वाले मल यानी कि सीवेज पर ही बहुत सारा मंथन किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि सीवेज प्लांट में इससे ज्यादा पढ़ने के लिए कुछ है। सीवेज प्लांट यहां पर समाप्त होता है। अब हम सीधा चलते हैं कि ऊर्जा के उत्पादन में सूक्ष्म जीव क्या भूमिका निभाते हैं, कैसे ऊर्जा का उत्पादन करते हैं ये सूक्ष्म जीव, इसको हम लोग देख लेते हैं। और इस ऊर्जा में मुख्यतः हम किस ऊर्जा की बात करेंगे, बायोगैस की बात करेंगे। और बायोगैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं, ये आप देख लीजिए। मीथेन होती है, CO2 होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, और इसको हम लोग क्या, मीथेन को हम CH4 के नाम से भी जानते हैं। CH4, CO2, H2, ये सारी गैसें होती हैं जो बायोगैस के रूप में देखी जाती हैं। लेकिन मुख्यतः मीथेन को ही बायोगैस या मास गैस के रूप में भी जानते हैं। यहां एक नंबर का क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि बायोगैस में कौन सी गैस। अब हम यहां 4 गैस बता रहे हैं आपको, तो आपको लगेगा अरे यार ये क्या हो रहा है। तो यहां समझ लीजिए, जहां बायोगैस पूछा जाता है, एक गैस पूछ रहा है, तो वहां पर हम किसको करेंगे, मीथेन को करेंगे, क्योंकि मीथेन ही सबसे ज्यादा प्रभावी और ज्वलनशील गैस है। इसी का प्रयोग बायोगैस के रूप में किया जाता है। अब देख लेते हैं कि जो ये मीथेन गैस है ये बनती कैसे है। इसको देख लेते हैं कि मीथेन गैस के लिए मीथेनोजन क्या है, मीथेनोजन जंतुओं के समूह द्वारा ये बनाई जाती है। अब मीथेनोजन है क्या, मीथेनोजन कुछ जंतुओं का या जीवाणुओं का समूह है जो सेल्यूलोज के अपघटन में सहायक होता है। समझ लीजिए सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज वो शर्करा है
जिसको क्या करते हैं, जिसको पेड़ पौधे बनाते हैं, और उन्हीं पेड़ पौधों को सीधा खाने का कार्य कौन करता है, ये जानवर लोग करते हैं। जानवरों में सीधा सीधा सेलुलोज खाई जाती है, मतलब पौधों को खाया जाता है, और पौधों में संरक्षित शर्करा कौन सी होती है, सेलुलोज होती है। तो सेलुलोज शर्करा का जो अपघटन होता है, सेलुलोज का जो अपघटन होता है, उसे अपघटित करने के लिए कुछ जीवाणुओं का समूह होता है। उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं मीथोनोजन। मीथोनोजन या मीथेनोजन, जो भी आपको उच्चारण समझ में आए, अच्छा लगे, उसको आप समझ लीजिए कि मीथेनोजन या मीथोनोजन जो भी समूह है, वो समूह के बैक्टीरिया इन जीवों में पाचन का कार्य करते हैं। और ये रहते कहां हैं, ये बैक्टीरिया रहते कहां हैं, यह पशुओं के प्रथम आमाशय में पाए जाते हैं। प्रथम आमाशय जिसे रूमेन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रूमेन भी कहा जाता है या प्रथम आमाशय कहा जाता है। ये बैक्टीरिया या ये जीवाणु वहां पर रहते हैं, पशुओं के प्रथम आमाशय में ये रहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये सेलुलोज का पाचन करते हैं। और ये बैक्टीरिया को कहते क्या है, इनको कहते हैं सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु का मतलब समझ रहे हैं ना, कि वो दूसरे पर आश्रित होते हैं लेकिन सहजीवी हैं, यानी कि वो दूसरे जिसके पास रहते हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको वहां रहने की जगह मिलती है, और जिसके अंदर वो रहते हैं उसके लिए भी वो लाभ करते हैं, यानी कि वो पाचन में लाभ दे रहे हैं। तो सेलुलोज के पाचन का वो कार्य करते हैं। इनमें जो मुख्य बैक्टीरिया होता है उसको कहते हैं मीथेन बैक्टीरियम। क्या कहते हैं, मीथेन बैक्टीरियम। मीथेन बैक्टीरियम के साथ बहुत सारे और भी बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन मीथेन बैक्टीरिया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बैक्टीरिया का नाम भी याद रखिए, और ये कैसा बैक्टीरिया है, ये सहजीवी बैक्टीरिया है, और ये करता क्या है, ये सेलुलोज का पाचन करता है। और सेलुलोज के पाचन के पश्चात ये क्या करता है, ये कुछ गैसें निकलती हैं इनके पाचन में। वो गैसें कौन कौन सी होती हैं, वो होती है मीथेन, CH4, CO2, हाइड्रोजन, ये सारी गैसें निकलती हैं, जिसमें मीथेन सबसे ज्वलनशील गैस है। और जब ये निकलती है तब इससे हम क्या करते हैं, इससे हम खाद्य ईंधन के रूप में, यानी कि जलाऊ ईंधन के रूप में भी इसको प्रयोग करते हैं, और इससे ऊर्जा, वो भी विद्युत ईंधन के रूप में भी इसको प्रयोग करते हैं। घर में रात में उजाला करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देख लीजिए कि इस बायोगैस के लिए क्या करते हैं, इसमें हम ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, यानी कि बायोगैस प्लांट जिनको कहते हैं। बायोगैस प्लांट के माध्यम से ये ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है, और ये अधिकतर गांवों में पाई जाती है। कई विद्वान कहते हैं ये अधिकतर गांव में पाई जाती है। अरे भाई, ये वहीं पाई जाएगी जहां इसका रॉ मटेरियल उपलब्ध होगा, जहां इसका प्लांट लग सकता होगा। शहरों में लोग बहुत छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, वहां वो कैसे इतना बड़ा प्लांट लगा लेंगे, तो वो प्लांट नहीं लगा पाएंगे क्योंकि छोटी जगहों में रहते हैं लोग। तो जहां पर जगह ज्यादा होती है, यानी कि गांव में रहने की जगह लोगों के पास ज्यादा होती है, और दूसरा उसका रॉ मटेरियल क्या, गोबर। जो गोबर होता है वो गांव में लोग पशुपालन करते हैं, इसलिए गांव में उपलब्ध होता है। अब पता चला कि हमने गोबर गैस लगा ली शहर में, गोबर हमारे पास है नहीं। अब हम पता चला 20 किलोमीटर दूर से गोबर खरीदने गए, गोबर खरीदा हमने, गोबर का ट्रांसपोर्टेशन किया, लाके लगाया, सारी चीजें कंप्लीट की, उससे ऊर्जा उत्पन्न की। अब ऊर्जा उत्पन्न करने में वो ऊर्जा हमको मिली बहुत महंगी। तो हम क्या करेंगे, मानव के कल्याण के लिए ये चीजें पढ़ रहे हैं, तो मानव का कल्याण किसमें है कि कम से कम पैसा लगे और ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल जाएं। इसलिए इसको गांव में ही प्रयोग किया जाता है। और
सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब इसमें गोबर गैस हम पानी में घोल के गोबर को पानी में घोल के इसके टैंक में डाल देते हैं तो गोबर में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया जब हम पानी में घोल देते हैं उसमें तो उनको ऑक्सीजन मिल जाती है तो अपने आप को बढ़ा लेते हैं बहुत तेजी से। और जब ये बढ़ जाते हैं तब क्या करते हैं, बढ़ने के पश्चात ये उस सेलुलोज का जो अभी तक पाचन नहीं हुआ, जिसका अपघटन नहीं हुआ, उसका अपघटन कर देते हैं, उसको पूरी तरीके से पचा देते हैं। तब इसमें क्या होता है, इसमें गैसें निकलती हैं। कौन कौन सी गैसें निकलती हैं? मीथेन गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है। और इन गैसों के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इन गैसों में मीथेन सबसे ज्यादा ज्वलनशील है, सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती है, तो जिससे ऊर्जा मिलती है। अब इसको क्या कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम दिए गए हैं गोबर गैस प्लांट के। यहां गोबर गैस प्लांट आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप समझ लीजिए कि गोबर उसमें डालते हैं, गोबर का वहां ट्रीटमेंट होता है और उस ट्रीटमेंट के पश्चात वो गोबर बाहर निकल के आ जाता है। तो अब हुआ क्या, पहले हमको रॉ मटेरियल के रूप में गोबर मिला, फिर हमने उससे गैस उत्पन्न की, गैस उत्पन्न करने के बाद फिर गोबर बाहर आ गया, तो उस गोबर का हम क्या कर रहे हैं, खाद के रूप में अपने खेतों में प्रयोग कर ले रहे हैं। यानी कि सीधा है, आम के आम और गुठलियों के दाम। यानी कि जो गोबर एक समय हम बेकार समझ रहे थे, इसको हटा देते थे, फेंक देते थे, खराब समझ रहे थे, या कह लीजिए शहरों में उसको क्या कहते हैं, उसको नदियों में बहा दिया जाता है, सीवेज को। यही तो है वो गोबर ही तो, सीवेज में गोबर भी तो एक प्रकार है। तो इस सीवेज को हम क्या कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं ऊर्जा उत्पादन में। और ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ सीवेज प्लांट में भी वही हो रहा है कि ऊर्जा बन रही है वहां पर। यही मीथेन गैस वहां पर भी निकल रही थी, यहां पर भी निकल रही है। तो इस मीथेन गैस से और इसके बाद जो रॉ मटेरियल बच रहा है, वहां पर भी जो रॉ मटेरियल बचता है, पानी साफ होके आ गया और जो रॉ मटेरियल बचा उसमें हम क्या कर ले रहे हैं, उसे हम खाद के रूप में उपयोग कर भी लेते हैं। कभी कभी इतना खराब हो जाता है कि नहीं भी करते हैं, लेकिन वहां पर भी हम उस खाद का प्रयोग करते हैं और पानी को पुनः शुद्ध करके अपने जल स्रोतों में डाल देते हैं। तो ये क्या होता है, एक साइकिल बन जाता है कि जल आया, हमने प्रयोग किया, उसमें गंदगी मिलाई, गंदगी मिला के वो सीवेज प्लांट में सीवेज में चला गया, सीवेज से वो सीवेज प्लांट में गया, वहां उसको साफ किया गया, साफ करने के बाद उसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया, खाद निकाल ली गई, उसमें से पानी अलग निकाल लिया गया, उसमें से ऊर्जा अलग निकाल ली गई। ये सारी चीजें निकालने के पश्चात उसको पुनः वहीं पर डाल दिया गया, फिर उसको, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाता है, पूरी चक्रीय परिघटना हो जाती है। इस चक्रीय परिघटना में गोबर गैस प्लांट भी है या बायोगैस प्लांट को भी हम उसी के तहत लेते हैं कि फिर गोबर को पहले हमने डाला, उससे ऊर्जा ली, ऊर्जा लेने के बाद जब वो निकला तो उसे हमने क्या किया, खाद के रूप में पुनः उसको अपने खेतों में डाल दिया। इससे क्या हुआ, बहुत सारी चीजें जो वेस्टेज हम लोग कर रहे थे, उस वेस्टेज को हमने क्या किया, मानव कल्याण में लगा दिया। और मानव कल्याण के लिए किनका प्रयोग किया, सूक्ष्म जीवों का, छोटे छोटे जीवों का प्रयोग किया। इसीलिए आज के इस टॉपिक का नाम ही है कि मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका या सूक्ष्म जीवों का उपयोग। खैर, गोबर गैस में भी इससे ज्यादा नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। ये आज के दोनों टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आता है क्वेश्चन सेक्शन। चलिए, क्वेश्चन सेक्शन में हम लोग देख लेते हैं कि सीवेज जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है वो कितने चरण में होता है। पहला क्वेश्चन, कितने चरण में होता है। दूसरा है बीओडी क्या है, बीओडी को हम कैसे जानते हैं। हाँ, एक चीज भूल गया, कहीं पर भी जल की शुद्धता नापते हैं किससे, बीओडी से ही नापते हैं। ठीक है, तो यहां मैं बता भी रहा हूं और आपसे पूछ भी रहा हूं कि जल की शुद्धता किससे नापते हैं, बीओडी। किसको कहते हैं बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जब बीओडी की मात्रा ज्यादा होती है
तब उसको हम क्या कहते हैं? खराब कहते हैं। जब बीओडी की मात्रा कम होती है तो उसको स्वच्छ कहते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सबसे ज्वलनशील गैस कौन सी होती है। इस परिघटना में उत्पन्न होने वाली गैसों में सबसे ज्वलनशील गैस कौन सी होती है? अगला है गंगा एक्शन प्लान क्या है? बस इतने ही क्वेश्चन, और आप इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जब आप आंसर देते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। आपके अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा होगा। जो हम बता रहे हैं कि आप अपना तो फायदा कर ही लीजिए, अपने मित्रों का भी फायदा करा दीजिए, अपने सहयोगियों का भी फायदा करवा दीजिए। यही तो साइंस के स्टूडेंट का लाभ है। साइंस का विद्यार्थी कम से कम चीजों में अधिक से अधिक लाभ कमाने की एक गति ढूंढ लेता है, एक वैज्ञानिक तकनीक ढूंढ लेता है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। आज का टॉपिक यहीं तक, कल पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।